हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, वन शॉट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज की जो क्लास है उसके अंदर हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो डिफरेंशिएशन वाले आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी वन शॉट सीरीज़ की। तो आगे जो भी चैप्टर आते जाएंगे उसमें ऐड होते जाएंगे, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की है अगर आप चैप्टर को कम टाइम के अंदर रिवाइज करना चाहते हो। तो आज की जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर का मतलब, इसमें कुछ आपको कोई अलग से कोई फार्मूलाज वगैरह तो याद करने नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर आपने सर्कल की रेडियस को इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया तो उसके एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो वो क्या चेंज होगा, किस रेट से होगा, वो हमें फाइंड करना है। अगर हमने रेडियस को इस रेट से चेंज करा है तो उसके एरिया में किस रेट से चेंजेस हो रहे हैं, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हम कर क्या रहे हैं उसमें। कम कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास मान लो कोई क्यूबॉइड है, उसकी आप एक साइड को डिक्रीज़ कर रहे हो, उसकी जो लेंथ है उसको डिक्रीज़ कर रहे हो, तो उसके वॉल्यूम में कितना फ़र्क आएगा, उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, ये हमें उसमें निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी चीज़ का चेंज होना। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन इसमें जो हमें दिया हुआ है, जो पहले क्वेश्चन की बात कर रहा है, उसमें कहता है कि बॉय इज ब्लोइंग एयर इनटू ए स्फेरिकल बैलून। एक लड़का जो है, एक स्फेरिकल बैलून है, उसके अंदर हवा डाल रहा है। ठीक है, अक्सर हम भी क्या करते हैं, बैलून को फुलाते हैं, तो फुलाने के लिए उसे उसके अंदर हवा डालते हैं। एंड थस द रेडियस आर ऑफ द बलून इज चेंजिंग। अब जब हम हवा डालेंगे तो क्या होगा, बैलून बड़ा 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 होता जाएगा, तो उसका रेडियस चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। तो उसके रेडियस चेंज होने की वजह से उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है, ये हमें पता लगाना है। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 2। अगर उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें पता लगाना है। अब यहाँ पर जो बलून है वो है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल फिगर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया का फार्मूला है। अब इसमें आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मतलब आपको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को अगर मैं ए से डिनोट कर लूँ तो मेरे को पता लगाना है डी ए, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, यानी डी ए बाई डी आर मुझे फाइंड करना है। अब ये आपको एरिया दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, जिससे हमारे पास डी ए बाई डी आर आ जाएगा। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, यह आ गया डी ए बाई डी आर इक्वल्स टू 2 आगे आ जाएगा, 2 4 जा 8 पाई आर। अब आर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये आ गया इसका रेट ऑफ चेंज। अब आर की जगह अगर आपको 2 दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इसको दिखा दो, डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल्स टू 2, या सिंपल लैंग्वेज में लिख दो एट आर इक्वल्स टू 2। 8 पाई आर की जगह हमने पुट कर दिया 2, तो आ जाएगा 16 पाई। अब इसकी यूनिट आपको लिखनी है। सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया जो यूनिट हम लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं इसको आर के रिस्पेक्ट में। आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो इसको आपको ऐसे लिखा रहने देना, इसको काटना नहीं है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर काट दो, बस इसको एज इट इज लिखा छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस है 0.5 इज फिल्ड विद द ऑयल एट द रेट ऑफ 0.25 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। मतलब एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसका रेडियस आपको ये दे रखा है, उसके अंदर हम जो ऑयल डाल रहे हैं, उसके अंदर जो ऑयल डाल रहे हैं वो इस रेट से डाल रहे हैं। फाइंड द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द ऑयल इज राइजिंग। जो ऑयल की जो सरफेस है वो किस रेट से बढ़ रही है, ये हमें बताना है। अब सरफेस दे दिया तो सरफेस एरिया मत निकालने बैठ जाना कि सरफेस वर्ड दे दिया तो कहीं सरफेस एरिया निकालना शुरू कर दो आपकी, सर सरफेस तो लिखा हुआ है सरफेस एरिया निकाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है कि हम इसको तेल को डाल रहे हैं ऐसे।
अब तेल को डाल रहे हैं तो तेल की जो सरफेस है यानी तेल की जो हाइट है वो किस रेट से बढ़ रही है ये आपको बताना है। तो dH/dt हमें यहाँ पर फाइंड करना है, dA/dt फाइंड नहीं करना है, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। कहीं सरफेस एरिया देखते ही आपके मुंह में आ जाए पानी कि चलो सरफेस एरिया का फार्मूला तो आता है सर, निकाल देंगे बड़े आराम से, और क्वेश्चन आप गलत करके बैठ जाओगे। तो आपको निकालना है यहाँ पर dH/dt। R आपको 0.5 दिया हुआ है और ये किस रेट से आप ऑयल डाल रहे हो वो आपको ये दिया हुआ है। तो जिस रेट से हम ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल डालने का मतलब है कि हम तेल का जो वॉल्यूम है वो हमें दिया हुआ है 0.25 पाई मीटर क्यूब पर मिनट। यानी वॉल्यूम क्या होता है, अब तेल आप डाल रहे हो किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर डाल रहे हो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। अब यहां पर आप dV/dt आपको दिया हुआ है। अब dV/dt दिया हुआ है तो उसके लिए अब आप यहां पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब यहां देखो R जो है ना यहां पर ये कांस्टेंट है, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। R कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर आप ऑयल को डालोगे तो उसकी रेडियस तो कम नहीं होगी या रेडियस उसकी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट है, यानी ये एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। डेरिवेटिव आपको इसका करना है। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dV/dt। ये πr² तो कांस्टेंट है, h का डेरिवेटिव हो जाएगा dH/dt। अब वैल्यूज पुट करो। dV/dt आपको ये दिया हुआ है 0.25 पाई R की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 और यहां आ गया dH/dt। इस पाई से तो पाई कैंसिल करो, ये आ गया 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 0.25, ये कैंसिल हो गया। तो जो dH/dt है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर मिनट, क्योंकि हाइट जो बढ़ेगी वो मीटर में बढ़ेगी और टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, तो इसलिए मीटर पर मिनट। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और ये दिया हुआ है, कहता है कि बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर इज वॉकिंग टूवर्ड्स ए लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय है जिसकी हाइट है 1 मीटर, तो मान लो एक बॉय हमने यहाँ पर ले लिया, 1 मीटर इसकी हाइट है। अब ये एक लैम्प पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है और उसकी हाइट दे रखी है आपको 5 मीटर। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये इसकी तरफ ऐसे बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं x ले लूँ तो ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, इसकी तरफ बढ़ने का मतलब है x चेंज हो रहा है। अब x किस रेट से चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है dx/dt, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बॉय इज डिक्रीजिंग। अब जो बॉय है ना उसकी शेडो यहाँ पर बनी, ठीक है, यहाँ पर ये शेडो है, मान लो कि जब यहाँ से लाइट पड़ेगी, इसकी हाइट 1 मीटर है, ये ऊंचा है, तो यहाँ से हाइट इस पर जब शेडो लाइट पड़ेगी तो यहाँ इसकी शेडो बनेगी। तो ये y में क्या चेंज हो रहा है, अगर x से इधर बढ़ता जाएगा तो ये y में क्या चेंज हो रहा है, y किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, ये आपको बताना है, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइट के सोर्स के पास जाते जाओगे शेडो आपकी कम होती जाएगी। अब वो हमें बताना है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। अब इसके लिए यहाँ पर हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप शेप देखोगे तो आपके पास 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन गया और एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन गया। अगर इनके नाम मैं रख दूँ ABCDE, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, दोनों सिमिलर होते हैं, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। प्रॉपर्टी आप लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बस सिमिलरिटी हो इतनी दिखानी आपको ज़रूरी है अभी। तो यहाँ से जब ट्राइंगल 2 सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशोज़ बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम साइड AB लेंगे तो यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी AB/AD, और इधर से ले लेते हैं BC, इधर से ले लेते हैं DE। अब AB की वैल्यू हमारे पास है y, AD की वैल्यू हो जाएगी x + y, BC की वैल्यू है 1, D की वैल्यू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 5y = x + y। इसका डेरिवेटिव करो, या पहले इसको इधर लाओ, या आ जाएगा 4y = x। अब डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 4dy/dt = x का आ जाएगा dx/dt।
अब x की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है 0.5। इसको इधर लेकर जाओ, 0.5 का आप डेसिमल हटा लोगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ गया, 5 2 ज़ा 10 तो आ जाएगा 1/8 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसकी जो शेडो है वो डिक्रीज हो रही है। इसको डेसिमल में निकालना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसी फ्रैक्शन के अंदर भी छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करें, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अब टेंजेंट नॉर्मल्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, वो आपको याद रखनी है क्योंकि उससे लिंक है पूरा चैप्टर। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर सबसे पहले अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई कर्व आपके पास है, मान लो ये कर्व आपके पास है और इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं वो इस पॉइंट पर निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो कर्व हमारे पास होता है y = fx, इसका आप डेरिवेटिव कर दो। बस इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx। और अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल कौन सी लाइन होती है जो इस पॉइंट पर टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनती है, ये होती है नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो ये होगा -dx/dy, यानी dy/dx का रेसिप्रोकल कर देना है और साइन चेंज कर देना है, तो -dx/dy हो गया। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस केस में dy/dx 0 के बराबर होता है, क्योंकि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो कहीं पर x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा, और x एक्सिस को अगर क्रॉस नहीं करेगा तो उसका टेंजेंट भी नहीं बनेगा। तो इसलिए उसका जो टेंजेंट है dy/dx है वो 0 हो जाएगा। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में dx/dy ये 0 के बराबर हो जाता है। उसके बाद फिर इक्वेशन अगर हम टेंजेंट की बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला ये रहता है y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x - x1। जैसे हम लाइन की इक्वेशन बनाते थे फार्मूला सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, टेंजेंट जो स्लोप होता है, स्लोप की जगह आप टेंजेंट का स्लोप रखेंगे। जब नॉर्मल की इक्वेशन बनानी होगी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल रख देंगे। तो रखना आपको स्लोप है, टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हो तो टेंजेंट का स्लोप रख दो, और नॉर्मल की इक्वेशन बना रहे हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट कर दो। बाकी चीज़ें सेम है, y - y1 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, x - x1 इंटू में यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होता है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। अगर दो कर्व आपके पास हैं और वो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दैट मीन्स उस पॉइंट पर उन दोनों का स्लोप बराबर होगा। और अगर वो दोनों कर्व आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इट मीन्स उनका जो टेंजेंट होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसलिए उनका स्लोप निकालोगे आप m1 इंटू में m2 तो उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर आएगा, क्योंकि लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यही वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, अगर दो कर्व का आपको एंगल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है tan θ = m1 - m2 1 + m1 इंटू में m2। ऊपर m1 - m2 लिख लो या m2 - m1 लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। होपफुली टेंजेंट थीटा वाला क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं कि इसका फार्मूला वगैरह पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको याद ज़रूर कर लें एक बार। अब इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट दिस टू द कर्व दिस। एक पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट पर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बताना है और नॉर्मल भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका dy/dx निकाल लेंगे। x³ का डेरिवेटिव करोगे आएगा 3x², x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 6, इस पर पुट करो, तो x की जगह आ गया 2, y तो इसमें है ही नहीं, तो 4 3 = 12, 12 - 1 आ गया 11। तो ये 11 किसकी वैल्यू आई है, dy/dx की, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो आ गया आपके पास 11। और अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए dy/dx का रेसिप्रोकल करना और साइन चेंज करना, यानी -1/11। ये आ जाएगा हमारे पास इसका टेंजेंट का नॉर्मल और स्लोप।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। अब वो सब निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं कि कह रहा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल होगा। तो जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती है, टेंजेंट क्या होता है, वो भी तो एक लाइन ही होती है ना। तो टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा और इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। 2x प्लस में 3 y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास -2x इधर जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा इसके नीचे। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम लाइन का स्लोप निकालें तो लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। उसके लिए पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो आप, y को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 4x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसका जो स्लोप होगा, इसका फार्मूला होता है -a/b। b की वैल्यू माइनस में है तो ये आ जाएगा 4। अब क्योंकि यहाँ से टेंजेंट आ रहा है और यहाँ से ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगी, तो इन दोनों का जो स्लोप निकला है वो दोनों होंगे आपस में बराबर। -2/3x इज इक्वल्स टू 4। 2 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अगर x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पर, -6 का स्क्वायर प्लस में 3y -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 36 और -3 33 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -33, यानी y की वैल्यू बनेगी -11। अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास y माइनस y1 ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा +11 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप हमारे पास टेंजेंट का ये है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम 4 रख सकते हैं सीधा। अगर ये वैल्यू बराबर ना हो तो आप क्या करना चाहिए आपको, x की वैल्यू जो निकाली है -6 उसको यहाँ पर पुट कर लो, इसको सॉल्व करो, 4 ही आएगा। ठीक है, तो स्लोप की जगह रख देंगे हम 4। फिर आएगा x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है वो भी माइनस में आ रही है, तो x + 6 हो गया यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट खोल के, सारी टर्म्स को आप एक तरफ इकट्ठा करो तो ये बन जाएगा 4x माइनस वाई, 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें प्रूव करना है कि ये प्रूव दैट दिस कर्व टचेज द स्ट्रेट लाइन दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एट द पॉइंट ए बी। इस पॉइंट की बात कर रहा है कि इस पॉइंट पर ये वाला जो कर्व होगा ये स्ट्रेट लाइन के साथ टच करेगा। तो टच जब करेगा जब आपस में इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। जो हमने कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि दो कर्व आपको अगर दे रखे हैं तो उन दोनों का स्लोप इक्वल अगर होगा तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। तो यहाँ पर एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो n पहले आगे आएगा, इसकी एक पावर होगी कम, और x/a का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/a। चेन रूल लगाना है पूरा प्रॉपर, प्लस ऐसे यहाँ पर करते हैं n, इसकी एक पावर हो जाएगी कम, और y/b का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा y का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स अपॉन में b, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो n निकाल दो आप कॉमन, तो यहाँ से a बचेगा, ये x/a की पावर n-1, यहाँ से ये b बचेगा y/b की पावर n-1, और इधर से रह गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की पहले वैल्यू निकाल लें, बाद में वैल्यूज़ को पुट कर लें, या फिर डेरिवेटिव तो हमने कर ही दिया है, हम सीधा उस पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें करने में। एट ए बी, तो x की जगह आपको a पुट करना है, y की जगह आपको b पुट करना है। वन अपॉन बी, ये 1 है, यहाँ पर y की जगह पुट करना है आपको b,
तो ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये भी 1 आ गया। 1 की पावर तो कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, यानी ये रह गया हमारे पास 1/a, यहाँ से रह गया 1/b इंटू में dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1/a इधर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में b को उधर ऊपर ले जाओ तो इसका स्लोप आ गया -b/a। इसको मैंने नाम दे दिया m1 स्लोप को, तो इसका स्लोप की वैल्यू आ गई -b/a। अब इसका स्लोप निकालते हैं। अब लाइन का स्लोप निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, अगर हम वो लगाएं, स्लोप ऑफ लाइन, इसको नाम दे दिया हमने m2, तो इसका फार्मूला था -a/b। a का मतलब जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1/a और b का कोफिशिएंट है 1/b। ये b ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा -b/a। अब m2 की वैल्यू -b/a आ रही है और m1 की वैल्यू भी -b/a आ रही है। दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आ रहा है, तो बिकॉज m1 = m2, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइनें आपस में, ये एक कर्व है एक लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोथ टचेस एट पॉइंट AB। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको चेक करना पड़ता है कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब ये पता लगाने के लिए आपको आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये सारा थ्योरी वोरी छोड़ो, आप सीधा यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, आसान तरीका ये होता है कि आप डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव आपका अगर ग्रेटर देन 0 आता है, अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कह सकते हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आता है तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बस ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है कि डेरिवेटिव करने पर क्या आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अगर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है तो मतलब फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। और ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग में आप देखोगे तो लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लेस देन इक्वल्स टू होगा तो खाली डिक्रीजिंग। तो ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है, इसके हिसाब से हम चेक करेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये कहता है कि फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन तब होता है या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है। इफ़ ए फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग देन इट इज़ नॉट ए मोनोटोनिक। मतलब फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, मतलब जो हमें इंटरवल दे रखा होगा उस इंटरवल में कुछ वैल्यूज होंगी जिसपे फंक्शन की जो f(x) की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, और कुछ में ऐसा होगा कि लेस देन 0 आएगी। तो उस केस को हम बोलते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। उसके बाद जो कंसेप्ट है मेथड ऑफ इंटरवल है। मेथड ऑफ इंटरवल कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा कि मेथड ऑफ इंटरवल से आप क्वेश्चन करना होगा। मेथड ऑफ इंटरवल से हम बस ये समझते हैं कि हमारा जो f(x) का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 अगर आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर लेस देन 0 आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है कि एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो आपके पास कोई f(x) फंक्शन है, फंक्शन जो है हमारे पास वो है x-1, x-2, x-3, एक ये फंक्शन है। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फंक्शन को 0 के बराबर पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने हैं। अब इसके पॉइंट अगर हम निकालेंगे x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक 2 आएगी और एक 3 आएगी। उसको बाद उसे रखो आप नंबर लाइन पर -∞ से, ऑर्डर के हिसाब से रखना है आपको, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, यहाँ आ गया ∞। अब आपको ये देखना है कि किस इंटरवल पर साइन इसका पॉजिटिव आएगा, किस इंटरवल पर साइन नेगेटिव आएगा। तो यही निकालने के लिए हम वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो x है ना उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बाहर कोई साइन वाइन है नहीं। तो
ओवरऑल 3 बार पॉजिटिव आ रहा है, तो तीनों पॉजिटिव का साइन का मतलब है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो भी साइन आपका बनेगा वो सबसे जो राइट वाला इंटरवल है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाओ, नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन लगाओ। उसके बाद इसको ऑल्टरनेट साइन को चेंज करते चलो, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस। तो अगर आप अब देखोगे तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा, यानी 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। तो 1 हमारा आंसर बनेगा 1 से लेकर 2 तक, फिर यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप लेस देन 0 कर दोगे, यानी यहाँ पर लेस देन 0 का साइन होगा, तो हमारा आंसर में आ जाएगा -इन्फिनिटी टू 1 और 2 to 3, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अब इसमें मान लो मैं अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो इक्वल्स टू 0 लगाने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो 0 कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरवल होगा ना उसमें यहाँ पर जो इंटरवल में ब्रैकेट हम लगा देंगे क्लोज वाली। इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन रहती है, तो यहाँ पर क्लोज वाली नहीं लगानी है अगर इक्वल्स टू का साइन आपको दे दिया जाए तो। एक कंडीशन और हो सकती है, अगर कहीं पर मान लो स्क्वायर दे दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या चेंजेस होगा क्वेश्चन के अंदर वो समझ लेते हैं एक बार। मान लो फंक्शन में यहाँ पर सेकंड वाले पर आपको स्क्वायर दे दिया, तो क्रिटिकल पॉइंट तो आपको वही निकलेंगे 1, 2 और 3। आपने यहाँ से स्टार्ट करा, पॉजिटिव आया, अब उसके बाद आप नेक्स्ट इंटरवल पर पहुँचे, यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस के बाद आ गया माइनस। अब इस इंटरवल पर जब आप आए, दूसरे वाले इंटरवल पर आप आए, तो आपने देखा कि यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर लगा होने की वजह से क्या होगा, जो अगले वाला जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रखना है आपको माइनस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर आप जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस। तो अगर स्क्वायर लगा होगा तब तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर पहले पर स्क्वायर लगा होता तो पहले प्लस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करते हुए चलेंगे। तो बस ये वेविकर मेथड से आपको ये पता लगता है कि कहाँ पर साइन इसका पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब कह रहा है कि डेरिवेटिव का आप यूज़ करो और डेरिवेटिव का यूज़ करके बताओ कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। मोनोटोनिक ये तभी होगा या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव करके देखा, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी वो 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 को आप पुट नहीं कर सकते, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दैट मीन्स द फंक्शन इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे यहां पर करेंगे, डेरिवेटिव तो सेम ही रहेगा, और जो आपको इंटरवल दिया -इन्फिनिटी से 0 दिया हुआ है, मतलब माइनस वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो। माइनस वाली वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने की वजह से जो फंक्शन है ये भी एक मोनोटोनिक फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर आपको इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए आप इसके डेरिवेटिव करो। सबसे पहला काम डेरिवेटिव करने का है। डेरिवेटिव करा हमने तो ये 4 आगे आ जाएगा, 4x³ अपॉन में 4, ये हो जाएगा 6x²। इधर से ये 2 इधर आ जाएगा, 22 अपॉन में 2x - 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या बना, ये आ गया x³ - 6x² प्लस 11x - 6। अब आपको इसके फैक्टर करने, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको फैक्टर करने। अगर क्यूबिक इक्वेशन आती है तो आपको फैक्टर करने के लिए, अगर ऐसा हो जाए कि पहले 2 में कॉमन निकालो, बाद के 2 में कॉमन निकालो, कुछ सेम चीज़ कॉमन निकल जाए तो वो मेथड यूज़ करो, नहीं तो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो आपको x की कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, जिसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है, मैं x की जगह मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ और यहाँ भी 1 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये -6 और -6 -12 हो जाएगा, यानी 1 पुट करने से ये 0 आ रहा है।
तो क्या बना हमारे पास, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो एक फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से -1। ठीक है, एक फैक्टर बनेगा इसका x -1। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने हैं। अब उसके लिए क्या तरीका होता है, या तो जो आपने ये फैक्टर बनाया है इस फैक्टर से आप इसको डिवाइड करो, x -1 से आप इसको एल्जेब्रिक डिवीजन करो और यहाँ पर जो कोशेंट बचेगा उस कोशेंट को फिर स्प्लिटिंग मिनल टर्म करके फिर उसके 2 फैक्टर आपको वहाँ से निकालने हैं। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, इसमें शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए वैदिक मैथ में ये तरीका हमें सिखाया जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो आपके पास x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपको यूज़ करना है, यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर जिसको आपको डिवाइड करना है ना उसके कोफिशिएंट लिखो खाली। x³ का कोफिशिएंट है 1, -6x² का हो गया -6, फिर आ गया 11 और फिर आ गया -6। अब आपको क्या करना है, जो ये नंबर जैसा है वैसा का वैसे ही आपको लिख देना है। प्लस में तो प्लस में लिख दो, माइनस में तो माइनस में लिख दो, ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाले नंबर को आपने ऐसा कैसे उतार देना है। अब आपको इसको करना है, इससे मल्टीप्लाई 1 × 1 1 हो गया, -6 + 1 यानी -5 आ गया। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। 11 - 5 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर लिखो -6 + 6 आ गया 0। जो ये लास्ट वाली वैल्यू होती है ये रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये आपका कोशेंट बना। अब ये कोशेंट क्या बनेगा, कोशेंट में आप यहाँ पर क्या थी, डिग्री इसकी 3 थी। तो जब कोशेंट में आप करोगे डिग्री 1 कम कर देनी है आपको, तो ये बन जाएगा x² -5x + 6। यानी यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म आएगी और इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो x -2 और x -3 ये 2 फैक्टर आएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। पुट f' = 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट बोल लो आप इसे, टर्निंग पॉइंट बोल लो आप इसे, स्टेशनरी पॉइंट बोल लो आप इसे, कुछ भी बोल लो। अब इसको 0 के बराबर पुट करा हमने तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक तो 1 आएगी और एक 2 आएगी और एक 3 आएगी। नंबर लाइन बनाएंगे, -∞ to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to ∞। अब x का कोफिशिएंट देखो, वेविकर मेथड लगाओ। x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो 1 2 पर आ रहा है, एक 3 ∞ पर आ रहा है। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on interval 1 to 2 union 3 to ∞, और f(x) is strictly decreasing on function -∞ to 1 union 2 to 3। तो इस तरीके से आप इसके इंटरवल्स फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हमें सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाई लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम कैसे निकालते हैं, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का मतलब क्या होता है कि ये कहता है कि जब भी आप कोई कर्व आप ड्रॉ करते हो ना, उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर फंक्शन आपका एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है और फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कर्व बनाऊँ किसी भी फंक्शन का, तो मान लो एक फंक्शन ये लिया हमने और ये हमने इस तरह से एक कर्व बनाया, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन एक हाइट तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे जब नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी किसी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा में लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं या लोकल मिनिमम पॉइंट भी हो सकते हैं। अब ये पता लगाने के लिए हमारे पास 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं इन दोनों में से आपको कहूँ कि भाई आपको प्रेफर कौन सा करना चाहिए, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली इसके। बाकी मैं आपको दोनों से एक क्वेश्चन समझाता हूँ कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज़ करेंगे। इसकी वर्किंग हम उसी में समझ लेंगे, यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट करने की बजाय क्वेश्चन करते हुए हम इसकी वर्किंग समझते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक को हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से और दूसरे को करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से। अब इसमें तो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है यूज़ द सेकंड डेरिवेटिव। अगर मेंशन किया हुआ है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ करना।
अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू। पॉइंट भी बताना है और उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है वो भी बतानी है। तो सबसे पहला काम तो आपको डेरिवेटिव ही करना है, जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 4x3, इसका आ जाएगा 24x² प्लस 44x माइनस 24। अब यहाँ से देखो 4 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ रहेगा x3 6x² 11x माइनस 6। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा था ना, ये उसी का ही हमारे पास वो बन गया अंदर। तो देखो अभी जो हमने किया था, हमने ये किया था ना x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसके फैक्टर हमारे पास ये आए थे और यही सेम हमारे पास वहाँ बन रहा है। ठीक है, सेम बनना है तो हमें दोबारा इसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास फैक्टर आ गए x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक बार 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। ये 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए। अब इन पर हमें चेक करना है कि कहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अब उसके लिए इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब आप एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करोगे, पहले हम 1 पर चेक करते हैं। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है कि अगर आप 1 से वैल्यू कम करते हो और एक बार वैल्यू 1 से ज़्यादा करके देखो। एक बार हमने निकाला f डैश, इससे कम करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.9। अब ये ऐसे वैल्यू करने पर हमारा जो f डैश x है उसका साइन क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अब आपको वैल्यूज पुट करनी है ना, ये 0.9, तो यहाँ पर करने की बजाय जो हमने डेरिवेटिव करा है यहाँ जो फैक्टर बना दिए वहाँ पर पुट करो, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है 0.9 माइनस 1, तो 0.9 माइनस 1 है तो यानी इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा। यहाँ पर सॉल्व करोगे ये भी माइनस में आएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि 0.9 इन सबसे छोटा है। तो 3 बार माइनस आ रहा है, 3 बार माइनस आने का मतलब है कि f डैश x की वैल्यू आ रही है लेस देन 0। और अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं, वैल्यू को हमने बढ़ाया तो कितना ले लेते हैं 1.1। अब 1.1 जब आप पहली ब्रैकेट में रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, दूसरी ब्रैकेट में रखोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब 2 बार नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमने क्या करा, वैल्यू को कम करा तो ये ग्रेटर लेस देन 0 आ गया, वैल्यू को बढ़ाया तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मतलब ये सेम एक तरह से पैटर्न बन रहा है कि वैल्यू कम कर रहे हो तो लेस हो रहा है, वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो तो प्लस हो रहा है। तो यानी ये जो सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं कि 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इस पॉइंट पर आपको वैल्यू भी निकाल देनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू। वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, जो क्वेश्चन है ना हमारा उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर x की जगह आप 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 24 प्लस 1। तो 24 और 8 32 हो गया माइनस का, प्लस का 22 और 2 24, तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -8। अब ऐसे जो दूसरा पॉइंट है उस पर चेक करो। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, तो 2 से वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं यानी 1.9 ले लेते हैं। अब 1.9 पहली ब्रैकेट में आप डालोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो मतलब पॉजिटिव हो गया। और अगर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हो तो क्या होगा, 2.1 को जब आप यहाँ डालोगे पॉजिटिव, यहाँ डालोगे पॉजिटिव, यहाँ डालोगे नेगेटिव आएगा, तो लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर पैटर्न उल्टा फॉलो हो रहा है। आपने वैल्यू कम करी तो ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर वैल्यू आपने ज़्यादा करी तो ये लेस देन 0 हो गया। तो पैटर्न उल्टा होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना, जैसे यहाँ पर पुट किया था उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। ऐसे तीसरा पॉइंट है उस पर हम चेक कर लेते हैं, इससे कम करेंगे तो 2.9। तो 2.9 आप यहाँ करोगे पॉजिटिव, यहाँ करोगे पॉजिटिव, यहाँ करोगे नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 आया। और 3.1 करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है।
आपने वैल्यू कम करी तो लेस देन 0 हो रहा है, वैल्यू बढ़ाई तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो यानी 3b क्या बनेगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इससे भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को आपको बस यहाँ पर फंक्शन में पुट कर देना है, वहाँ से आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू एक और आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हम करते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो पहले तो डेरिवेटिव ही करो इसका। डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट आपको इसमें भी निकालने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी निकालने हैं। ये हो जाएगा 3 4 12 अपॉन में 3x², 12x प्लस में 8, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 4x², 12x प्लस 8, 4 कॉमन निकाल दो, मिडिल टर्म कर स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर बन गए हमारे पास, x+1 और x+2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी -2। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आपने निकाला तो यहाँ पर आपने -1 सेकंड डेरिवेटिव करो आप इसका कर लो, सिंप्लीफाई हो गई ये वाली जो टर्म आई आपके पास, आ जाएगा 2 4 8x प्लस में 12। अब ये दोनों वैल्यू बारी बारी से इसके अंदर डालो, ये -8 आ जाएगा प्लस 12 यानी 4 आ गया, तो ग्रेटर देन 0 आया। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि -1 क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमा बनेगा। और दूसरी वाली वैल्यू डालोगे यानी -2, तो ये हो जाएगा -16, यानी 8 इंटू में -2 डालोगे ना, तो -16 प्लस 12 यानी -4, तो लेस देन 0 आ रहेगा, तो यानी -2 क्या बनेगा, -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन इफ एनी, यानी अगर कोई इसमें वैल्यू है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की तो निकालो। तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन आ गया, इसके फैक्टर करेंगे या सीधा इसका तो फार्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यानी एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास 1। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो आएगा आपके पास 6x माइनस 6। अब इस 1 को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो यह आ जाएगा 6 माइनस 6, ये आ गया 0। अब इसका 0 अगर आ गया तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकालो या फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव फॉलो करो। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव ये था, इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 6। अब आप ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर डालोगे तो ये 6 ही रहेगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। नॉट इक्वल्स टू 0 आने का मतलब है कि 1 क्या बन गया, 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी 1 पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम मिनिमा के, वो क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्लान टू इंक्लूड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर इन ईच पेज ऑफ ए बुक अंडर प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्लान करता है कि जो एक्चुअल प्रिंटेड पेज है ना, एक्चुअल जो जब हम प्रिंट करते हैं तो आपने देखा होगा बुक्स के अंदर कुछ मार्जिन होता है ऊपर और नीचे, ठीक है, साइड में भी मार्जिन होता है। तो जो प्रिंटेड मैटर है यानी जो अंदर वाला मैटर है उसका एरिया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। ईच पेज शुड हैव ए 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप एंड बॉटम। ऊपर और नीचे से 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है और साइड से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा हुआ है। यानी अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास मान लो बुक आ गई, इसकी ये लेंथ x है, ये लेंथ इसकी y है, और इसमें मार्जिन जो छोड़ा हुआ है इसने ऊपर और नीचे से, ये 2.5 का मार्जिन है, और यहाँ पर ये आपके पास मार्जिन हो गया, साइड्स में मार्जिन हो गया 2 का, ठीक है, ये आपके पास 2.5 आ गया। तो ये x और y आप इसको लेने की बजाय
एक्स और वाई को आप अंदर वाली साइड्स को लेंगे तो थोड़ा इजीली सॉल्व होगा, क्योंकि जो एरिया आपको दिया हुआ है ना वो अंदर वाले का एरिया दिया हुआ है। अगर पूरे पेपर का एरिया दिया गया तो पूरे इसको एक्स लो, इसको वाई लो, लेकिन ये जो एरिया दिया हुआ है ना वो एक्चुअल प्रिंटेड मैटर दिया हुआ है, यानी ये वाला एरिया जो है ना हमारे पास ये 180 सेंटीमीटर का है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया का फार्मूला क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से आप एरिया निकाल उसका, अब जो ये वाला आप यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या होगी उसकी प्रिंटेड पेज की। तो मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन तब होगी जब इसका एरिया मिनिमम आएगा, कि जितना कम एरिया होगा उतने कम पैसे लगेंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। अब वो एरिया निकालने के लिए इस पूरे पेज का एरिया आपको निकालना है, तो यानी ये लेंथ आपको देखनी पड़ेगी कितनी है। ये एक्स था ना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो, यानी x + 4 हो गया, और ये बन जाएगा आपका y + 5। ढाई ऊपर बढ़ा दिया और ढाई नीचे बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर एरिया अगर हम लेते हैं इसका, तो एरिया बनेगा इसका प्रिंटेड पेज का लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, पूरे पेज का, क्योंकि जो छपेगा वो तो पूरा पेज ही छपेगा ना, तो वो कॉस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चेंज करके आप दूसरे में कन्वर्ट करो, या तो x की वैल्यू आप निकाल लो इन टर्म ऑफ y, या y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ x, क्योंकि जब तक ये एक वेरिएबल में नहीं आएंगे तब तक आप इसको प्रोसीड मत करना। x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन में y प्लस में 4 इंटू में y + 5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, बजाय प्रोडक्ट रूल लगाने के मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 180, 18 5 जा 90 यानी 900 अपॉन में y, आ जाएगा 4y + 20। अब यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -900 अपॉन y² प्लस में 4। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करते हैं 0, -900 अपॉन में y² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको उधर लेके जाओगे आप, ये कैंसिल, तो y² की वैल्यू आ जाएगी 4 से आप इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 900 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। तो y की वैल्यू आ गई 15। अब चेक करते हैं कि इस वैल्यू पर ये एरिया मिनिमम आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका करोगे, ये ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1800 अपॉन y³ हो गया। अब इस y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालते हो, 15 यहाँ पर डालते हो, तो आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ साइन से मतलब है। तो जब हम इसको वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1800 अपॉन में 15 का क्यूब। सारा कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। वैल्यू क्या आएगी उसमें टाइम वेस्ट मत करना, बस हमें साइन चाहिए होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब एरिया जो है वो मिनिमम होगा। एरिया इज मिनिमम इफ y = 15। अगर y 15 है तो x कितना होगा, उसको आप यहाँ से निकालो। x इंटू में 15 इक्वल्स टू 180, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी जो लेंथ है इसकी 12 होनी चाहिए और y जो ब्रेड्थ है इसकी 15 होनी चाहिए, तब हमारे पास ये मोस्ट इकोनॉमिकल पेजेस तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि वायर 40 मीटर लेंथ इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक 40 मीटर की आपके पास एक वायर है, उसको आपने 2 पीस में कट करना है। ठीक है, 2 पीस में कट करते हैं पहले वायर को। ये आपके पास एक 40 मीटर की वायर है, इसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया। एक पीस को ले लिया x, दूसरे पीस को ले लिया 40 - x। अब कह रहा है कि वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। एक पीस से हमने बना दिया, ये वाला जो पीस हमारे पास आया है इसको हमने बेंड करके इसको हमने बना दिया स्क्वायर की शेप में, और जो दूसरा पीस है इसको बना दिया हमने सर्कल की शेप में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम कब होगा ये आपको पता लगाना है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी ताकि इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या काम करेगा कि ये वाली जो लेंथ है x, इसको आपने बेंड करके ये स्क्वायर बनाया। तो स्क्वायर में ये वाली जो लेंथ है, ये चारों जो साइड्स होंगी, इन चारों साइडों का सम, यानी इसका पेरीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर x के बराबर होगा। अगर मैं इसकी साइड ले लेता हूँ a और इसकी रेडियस ले लेते हैं r, तो इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे, इसका पेरीमीटर बन गया हमारे पास 4a
तो 4a की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, x के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उस x को ही हमने बेंड करके एक हमने यहाँ पर ये स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट किया। तो a की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा x अपॉन में 4, और इसका एरिया निकालोगे आप, तो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, x मतलब साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड हमारे पास x अपॉन 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ऐसी जो दूसरी वाली जो वायर है इसकी लेंथ है 40 माइनस एक्स, इसको बेंड करा हमने एक सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं इसकी सरकमफेरेंस। तो इसकी जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, ये बराबर होगी 40 माइनस एक्स के। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 40 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। अब यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, तो इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर 40 माइनस एक्स 2 पाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो r तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसका आप स्क्वायर करोगे, इसको तो ऐसे लिख देते हैं, अभी नीचे वाले का स्क्वायर कर लो 4 पाई स्क्वायर, इससे हो जाएगा ये कैंसिल, ये आपके पास इसका एरिया आ गया। अब ये कह रहा है कि जो दोनों का कंबाइंड एरिया है ये मिनिमम होगा, तो कंबाइंड एरिया दोनों का हम निकालते हैं, तो एरिया आ गया आपके पास, ये स्क्वायर का एरिया आ गया, ये सर्कल का एरिया आ गया, इन दोनों को कर दो आप ऐड। अब ये फंक्शन आपके पास इन टर्म ऑफ x आ गया है। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके ये पता लगा लेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी जिस पर एक कंबाइंड एरिया इसका मिनिमम आए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको अब यूज़ कर लेना है। तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव करा dA बाई dx, ये आ गया 2x अपॉन 16, जैसे 2 आगे आ गया 40 माइनस एक्स अपॉन में 4 पाई, और फिर चेन रूल लगाएंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब इसको आप पुट करोगे 0, x अपॉन 8, ये माइनस में हो जाएगा 40 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई इज इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर शिफ्ट करो, इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा पाई एक्स, इधर से आ जाएगा 4 4 16 माइनस 4x, इस माइनस 4x को आप इधर लाओगे और x कॉमन निकाल दोगे तो ये बनेगा पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 160, और x की वैल्यू आ जाएगी 160 अपॉन पाई प्लस 4। अब इस वैल्यू पर चेक करते हैं कि ये एरिया इसका मिनिमम आता है या नहीं आता, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे आप इसका, तो ये x अपॉन 8 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 8, ठीक है। ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, और 40 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 पाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आप ये वैल्यू डालोगे भी इसमें तो भी ये प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यानी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि जो एरिया है इसका वो आ गया मिनिमम। कब मिनिमम आया? एट x इक्वल्स टू 160 अपॉन में पाई प्लस 4, यानी जो इसमें वायर थी ना उस वायर की एक लेंथ तो बनेगी 160 अपॉन में पाई प्लस 4, और दूसरी जो लेंथ होगी लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर आ जाएगी 160 अपॉन पाई प्लस 4, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ वायर ये थी 40 माइनस एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो 40 पाई प्लस में 160 माइनस 160, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 40 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, और यूनिट और लगा देना, इसकी मीटर्स में थी तो मीटर्स लगा देंगे, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर में लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस करता है एक्स पेंट पर वीक एट द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया। द प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय दिस, वेयर पी इज द प्राइस ऑफ ईच सेट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन्ड वेयर द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। अब जो प्रॉफिट फंक्शन है वो कह रहा है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, तो रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपके पास ये डिमांड फंक्शन दे रखा है कि 8x इक्वल्स टू 600 माइनस पी,
तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल दो तो हो जाएगा 600 माइनस 8x। तो रेवेन्यू फंक्शन आप बनाओगे, रेवेन्यू होता है p इंटू में x, तो इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो 600x माइनस 8x स्क्वायर, ये आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आता है। तो रेवेन्यू की जगह आप ये पुट करो 600x माइनस 8x स्क्वायर, और कॉस्ट की जगह आप ये पूरा फंक्शन पुट कर दो x स्क्वायर 78x प्लस 2500। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -8 है और -1 हो जाएगा, -9 आ जाएगा। ये 600x माइनस 78 करोगे तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 7 2, यहाँ गया 5 और -2500। तो ये आपके पास बना। अब इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर कुछ कॉमन तो निकलेगा नहीं यहाँ पर, तो आपको फैक्टर इसी के करने पड़ेंगे। और फैक्टर करोगे आप यहाँ पर, अच्छा फैक्टर से पहले डेरिवेटिव भी तो कर लें। ये तो प्रॉफिट फंक्शन बना हुआ है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव करना है। आ जाएगा -18x प्लस में 522। अब इसको पुट करो 0, फाइव टू को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 522 अपॉन में 18। तो 9 से काटें तो 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 2 से काटा तो आ गया 29। अब सेकंड डेरिवेटिव करके चेक करो कि इस पर आपका प्रॉफिट क्या आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका आ जाएगा -18। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, यानी लेस देन 0 रहेगा। इसका मतलब प्रॉफिट आ गया मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 29, यानी प्रोडक्शन अगर वो 29 का करते हैं तो उनको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये था हमारा सारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालना चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हमने एक कर्व बनाया तो उस कर्व के अंदर हमने वैल्यूज़ को देखा कि भाई कई जगह ऐसा था कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी और कई जगह मिनिमम वैल्यू आ रही थी। तो किसी भी कर्व में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी ये कर्व में सबसे हाईएस्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इनमें जो सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी है, तो ये बनेगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यानी अगर फंक्शन में पॉसिबल है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकल सकती है मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो एक ही वैल्यू निकलेगी, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगी। लोकल वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसको निकालने में आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैसे कैसे आ सकता है? एक तो सिंपली आपको कुछ मतलब यहाँ पर इंटरवल नहीं देगा, बस आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। उसमें एब्सोल्यूट वर्ड भी हो सकता है दिया गया हो सकता है ना भी दिया गया हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस फंक्शन में आपको जनरली मतलब इसको ऑब्जर्व करके ही आपको पता लगाना है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है आपके पास mod x, तो mod x की जो वैल्यू होती है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, यानी ये नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं हम। तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसमें अगर मैं +3 कर दूं तो इधर भी +3 करना पड़ेगा, यानी ये बन गया fx। तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, यानी fx की मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल है कि मिनिमम वैल्यू इसकी 3 आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3 बट देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 3 से बड़ी है, कितनी बड़ी है पता नहीं, तो मिनिमम वैल्यू तो इसमें पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पर जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो इसको आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में आपको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, आसान तरीका क्या रहता है इसमें कि जो पहले वाली टर्म है और दूसरे वाली टर्म है, इन दोनों पे आप फोकस करो। 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे आ जाएगा 3x, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ। यहाँ पर एक टर्म अभी हमें और लिखनी है, यहाँ पर लगाना है आपको स्क्वायर।
अब आपको ऐसे टर्म यहाँ पर लिखनी है कि इसको और यहाँ पर जो टर्म लिखोगे उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12 आ जाए। तो ये देखो 2 3 जा 6 हो गया, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा ना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का जो स्क्वायर है, जब आप ये फार्मूला पूरा अप्लाई करोगे, फार्मूला कैसे बनेगा, ये a का स्क्वायर फिर 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो ये वाली टर्म हमारे पास 9x² आ गई, इसके बराबर आ गई, ये 12x आ गई, इसके बराबर आ गई, लेकिन ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास 4। हमें तो चाहिए यहाँ पर खाली 2, यानी 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए -2 कर दो। अब ये आपका स्क्वायर फंक्शन बन गया। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, ऐसे स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 3x + 2 का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर इसमें -2 कर दिया जाए, इसमें -2 कर दिया जाए तो यहाँ भी -2 करेंगे, यानी जो fx है इसकी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -2 बनेगी एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यूज इसकी निकाल सकते हो। अगर आपको कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो एब्सोल्यूट वर्ड दिया हो सकता है ना भी दिया हो। उसके बाद अगर आपको इंटरवल दिया होगा तो उसमें आपको कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है fx x³ -3/2x² -18x + 1, इंटरवल है -4 to 6। तो जैसे आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यूज निकाली थी, क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, वैसे ही आपको करना है स्टार्ट। डेरिवेटिव आप करेंगे तो आ जाएगा 3x², ये 2 आगे आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² -18। 3 आप कॉमन निकाल देना, x² माइनस यहाँ पर x² नहीं खाली x आएगा, तो यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा आपके पास 6। इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में एक x - 3 बनेगा और एक x + 2 बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आप जब निकालोगे इसको पुट करके 0, बाहर जो कांस्टेंट आता है उसको बेशक ना लिखो क्योंकि वो तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक 3 आएगी और एक -2 आएगी। अब आपको जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में हमें चेक करते थे कि कहाँ पर मैक्सिमम आएगा कहाँ पर मिनिमम आएगा, तो वो सब हमें नहीं करना, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। और क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो इस इंटरवल के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू देखो इसके बीच में आ रही है, -2 और 3 दोनों इस इंटरवल के बीच में आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को भी लेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को भी लेंगे, इन चारों वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। 3 का क्यूब फिर 3 का स्क्वायर 18 × 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये 27 आएगा, ये 27/2 आएगा, ये 54 प्लस में 1। तो इसका आप 27 में से 54 माइनस करोगे 27 ही रहेगा और उसमें +1 और कर दोगे तो -27 + 1 यानी -26। ये बना, एलसीएम लिया, ये देगा -79/2, ये वैल्यू आ गई। अब जो दूसरी वैल्यू है आपके पास -2 वो पुट करो, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 + 1। तो -2 का क्यूब करेंगे -8 आ गया, इधर करेंगे 4 4 3 = 12 + 36 + 1, 8 और 6 14, तो -14 + 37 23 आ गई वैल्यू। अब -4 और 6 उन दोनों को भी पुट करो, -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, तो -4 का क्यूब करेंगे -64, 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 8 8 3 = 24,
18 4 जा 72 प्लस 1, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 73, 8 में से 3 5, 8 में से 7 1, ये आ जाएगा -15। फिर F6 भी निकालो, सिक्स का क्यूब करेंगे 216, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 36 को 2 से डिवाइड कर लोगे 18, 18 3 जा 54, 18 6 जा 108 प्लस 1, तो प्लस वाली वैल्यू ये दोनों हो गई और माइनस वाली ये आ गई, 7 माइनस 2 5, 11 में से 6 5। अब इन चारों वैल्यूज़ में से देखो कि मिनिमम कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है। ये वाली वैल्यू बनेगी आपकी -38.39.5। अब इनमें सबसे कम वैल्यू हमारी यही है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -39.5 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास 55। तो ये दो हमारे आंसर आएंगे इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन में दो तरह की कॉस्ट मिलकर ऐड हो जाती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। मान लो जब आप कोई काम करते हो तो उस काम को करने के लिए आपको एक फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आपने कहीं पर कोई रेंट पे कुछ ले रखी है, कोई जगह ले रखी है, वो रेंट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे कुछ काम करो चाहे काम ना करो। तो यानी वो फिक्स कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। अगर आप काम का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है दोनों का जो सम आप करोगे तो आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? जो कॉस्ट फंक्शन आता है उसको आप डिवाइड कर दोगे एक्स से, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए, एवरेज केस कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को आप एक्स से डिवाइड कर दो तो वो बन जाती है एवरेज कॉस्ट। डिमांड फंक्शन x इक्वल्स टू एफ पी भी हो सकता है या p इक्वल्स टू एफ एक्स भी हो सकता है। दोनों तरीके से डिमांड फंक्शन को हम लिख सकते हैं। और रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे तो जो आपने प्रोडक्शन करा है उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा p इंटू में x। एवरेज रेवेन्यू निकालोगे तो आप px को x से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अब px को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी p आएगी, यानी जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस पर यूनिट के बराबर ही होता है। प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करो तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि जहां पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हो, यानी आप प्रॉफिट फंक्शन बना के उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, या रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन को दोनों को बराबर पुट कर दो, या रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके जीरो के बराबर पुट कर दो। तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख लो, वहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहता है कि एक कंपनी है, प्रोड्यूसेस X यूनिट इन ए ईयर एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज दिस। ये वेरिएबल कॉस्ट है। आल्सो द कंपनी स्पेंड ए फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹15,000, ये इसकी फिक्स कॉस्ट है। एंड देन फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। द टोटल कॉस्ट फंक्शन में क्या था कि जब आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास बनेगा कॉस्ट फंक्शन। फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी? 1500। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? x² माइनस 2x। तो ये हो गया कॉस्ट फंक्शन। फिर सेकंड पार्ट में कहता है इफ p द प्राइस पर यूनिट इज गिवन बाय दिस देन फाइंड इट्स रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p आपको ये दे रखा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस x²। फाइंड इट्स प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास ये है, इसमें से अगर आप कॉस्ट को माइनस करोगे तो x² वाली टर्म ये -x², ये भी -x², माइनस 2x² आ गया। इधर से आ जाएगा 3 प्लस में 2, 5x हो गया, और ये हो जाएगा -1500। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये फोर्थ पॉइंट ये गलती से लिखा गया। इस क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालना है। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट कहीं निकालना हो तो जो प्रॉफिट आएगा इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। अब लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि वो निकलेगा,
क्योंकि यहाँ फैक्टर हम बनाएंगे तो फैक्टर इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो अब किसी और क्वेश्चन में करेंगे जब ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना सिखा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल एक वर्ड आप ध्यान रख लो, मार्जिनल जहाँ भी आपसे पूछा जाए, जिसका भी मार्जिनल वैल्यू पूछी जाए उसका डेरिवेटिव कर दो उठा के। जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देना है। फिर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है तो मतलब एवरेज कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, वो हो जाएगी मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, वो हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। अगर कहता है इन ए प्योरली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है या कम्पिटिटिव मार्केट होती है तो उस केस के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो पी के बराबर ही होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। उसमें अगर आपको प्योर कंपटीशन मार्केट दे दिया जाए तो आपको dp/dx की वैल्यू लेनी है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस में चेंजेस नहीं होते, प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसलिए dp/dx की वैल्यू 0 के बराबर होती है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है तो उसमें क्या होता है, p डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन x। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते हो तो p उसमें डिक्रीज हो जाता है, यानी ये dp/dx निकालोगे तो वो लेस देन 0 हो जाता है। A toy manufacturing firm assess its variable cost to be x times the sum of 30 and the x, where x is the number of toy produced। ये कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो एसेस करती है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x। जो वेरिएबल कॉस्ट है इसकी x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30x प्लस में x स्क्वायर, where x is the number of toy produced, also the cost incurred on storage is 1500। जो स्टोरेज है उस पर कॉस्ट लगती है 1500, तो ये तो फिक्स कॉस्ट है, कांस्टेंट दे रखी है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 टॉय आर प्रोड्यूस्ड। तो पहले एक टोटल कॉस्ट फंक्शन बनाओ, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कर देते हैं ऐड, ये बन गया। अब मार्जिनल कॉस्ट भी पूछ रहा है आपसे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये आ जाएगा 30 प्लस में 2x। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालनी है जब 20 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी एट x इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा 30 प्लस में 2 इंटू में 20, 40 प्लस में 30 यानी आ जाएगा 70 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस बाय कंपनी इज गिवन बाय दिस। ये प्राइस दे रखा है आपको एंड एक्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन आर। तो रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे, रेवेन्यू का मतलब हो गया पी को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी जो आपको दिया हुआ है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन व्हेन 5 कमोडिटी आर इन डिमांड। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 30 माइनस 4x, और x की जगह आप पुट करना है आपको 5, तो आ जाएगा 30 इंटू में माइनस इंटू में 4 इंटू 5 यानी 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा इसका 10 यूनिट। और इसी क्वेश्चन के साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विद फुल कंसेप्ट, ये सारा का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की क्वेश्चंस को करने में और उसका कंसेप्ट समझने में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।